बच्चों आज हम लोग अभ्यास 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे, जिसकी सहायता से जो अभ्यास 3 है उसके एक एक प्रश्न हल करने में हमें मदद मिलेगी यदि हम पहले बेसिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं तो। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखें। सबसे पहले ये समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। उनका ये एक व्यापक रूप होता है, ध्यान से देखें आप। उसका जो जनरल फॉर्म होगा, व्यापक रूप इस प्रकार होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ध्यान से आप देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अभी हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण देखते हैं। इसमें ध्यान देना है, जो आपका जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो a और b होते हैं बच्चों 0 के इक्वल नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे 0x प्लस, ठीक है, 0y ऐसे करके हम लोग लिखें और प्लस c। अगर इसको हम बताएं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पे a, b तथा c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b 0 के बराबर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दें। हाँ, कुछ नहीं है अगर यहाँ पे तो 1 आप मान सकते हैं। अगर x वाला अगर पद नहीं दिया गया है तो आप वहां पे 0x लिख सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है ना, लेकिन दो चर में यदि बनाने के लिए अगर कहा जाए तो आप चाहें तो वहां पे 0x आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे एक स्थान पे 0 हो सकता है। लेकिन व्यापक रूप अगर देखा जाए तो ax प्लस by प्लस c ही होता है बराबर 0, जहां पे a, b, c आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b आपके डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द इसमें आ रहा है रैखिक समीकरण। देखिए इसमें दो चर हैं, आप देख सकते हैं, एक x है और दूसरा आपका y है। ठीक है, इसमें तो कंडीशन में ये मान लिया गया है कि a, b, c वास्तविक संख्या है, इसलिए a, b, c इसमें चर नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या हमने मान लिया है इसमें। ठीक है, और बाकी जो x और जो y है ये चर है। ठीक है, ये चर है जो समीकरण में अज्ञात राशि का काम करेगा। वो अज्ञात होगा, उसका वैल्यू हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है ना, अब इसमें एक शब्द जो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो रैखिक आ रहा है। ठीक है, ये रैखिक आ रहा है। रैखिक उसमें क्यों है ये रैखिक बच्चों इसलिए है क्योंकि किसी भी समीकरण का या समीकरण युग्म का, ठीक है, तो किसी भी समीकरण के जो हल होते हैं, x और y के जो मान होते हैं, यदि उन्हें संख्या रेखा पे यदि दिखाया जाए तो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। वो एक सरल रेखीय होते हैं। ठीक है ना, एक सरल रेखा का निर्माण कर देती है, एक सरल रेखा बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि x और y का मान निकाला जाए और एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाए, उन्हें x को भुज मान लिया जाए और y को कोट मान लिया जाए और संख्या रेखा, क्योंकि एक समीकरण युग्म का, ठीक है, अगर कोई एक समीकरण है, ओनली एक समीकरण है और इसमें से उपस्थित x और y का मान निकाले जाए, ठीक है, तो उनके असंख्य मान हो सकते हैं। ठीक है ना, x और y का मान निकाला जाए तो असंख्य मान उसके हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जब असंख्य मान होंगे तो उन्हें अगर एक संख्या रेखा पे दिखाया जाए, x के मान को भुज माना जाए और y के मान को कोट माना जाए और संख्या रेखा पे दिखाया जाए, तो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इसलिए उन्हें हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक हम लोग समीकरण कहते हैं। अब हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखेंगे। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल था, अब हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, अब देखिए उनका व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान से देखें। ये रहा, दो चर में केवल एक समीकरण था। ठीक है, अब दो चर में रैखिक समीकरण युग्म देखेंगे, दो समीकरण। ठीक है, उनका बेसिक रूप इस तरह होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ax प्लस by
और प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। एक और समीकरण इसी रूप का है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। और दोनों इस तरह से लिखा जाए तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये दोनों युग्म अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a1 b1 और यहाँ पे c1 लगा देंगे, यहाँ पे a2 b2 और c2। अर्थात देखिए दो समीकरण के ये दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह से दोनों ही एक ही समीकरण को प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है ना, लेकिन जैसे हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने लिख दिया, ये दो समीकरणों को प्रदर्शित तो कर रहे हैं, जहां पे a1 b1 c2 c1 और a2 b2 c2 ये जो है वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 b1 a2 b2 ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये दो समीकरण है, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, इससे एक सरल रेखा खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, और उस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं आप समझ लीजिएगा, जो भी इसके द्वारा x और y के मान प्राप्त होंगे और उनमें x को भुज माना जाएगा और y को कोच माना जाएगा बच्चों, और उन्हें एक संख्या रेखा एक आपको आकृति तल पे यदि दिखाया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें जितने भी बिंदु प्राप्त होंगे एक सरल रेखा बनाएंगे। ठीक है, और सरल रेखा बनाएंगे तो ये आप समझ लें कि उस रेखा में जितने भी बिंदु होंगे वो x और y को निरूपित कर रहे होंगे, x और y के वे मान होंगे, चाहे जितने भी बिंदु होंगे। आप 3 को दिखाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए सपोज दैट, और इनको आप ऐसे मिला देंगे, तीनों बिंदु का आप ऐसे मिला दीजिए, देखिए एक सरल रेखा बन रही है, x और y के इसमें 2 मान होंगे। ठीक है, जैसे भी हो, ये मान लेते हैं कि ये a भी हो जाए, ये एक पॉइंट सी डी है, और इस बिंदु का नाम ये मान लेते हैं कि R और K है, सपोज दैट मान लेते हैं x और y के ये सॉल्यूशन है। तो अभी भी इसमें जितने भी ये बिंदु हैं आप समझ लें कि जिस रैखिक समीकरण का ये दोनों तीनों हल थे, उसके बाद ये जितने भी बिंदु प्राप्त हो रहे हैं सब के सब उस रैखिक समीकरण के हल के ही निर्देशांक होंगे या बिंदु होंगे। ठीक है ना, तो जितने भी बिंदु होंगे यदि उनका निर्देशांक निकाला जाएगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जिसका वो रैखिक समीकरण खींचा गया, जिस रैखिक समीकरण के वह आलेख खींचा गया था। ठीक है ना, तो ये दो आपके रैखिक समीकरण है, ये पहला है और ये दूसरा है। क्योंकि फर्स्ट वाला है इसलिए a1 b1 c1 लगा है, इसमें ये सेकंड वाला आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, इसलिए इसमें a2 b2 और c2 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि दो समीकरण लिखा जाए, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2x प्लस 3y और प्लस 7 इक्वल टू 0, ये समीकरण बच्चों फर्स्ट है। और एक समीकरण लिख दूँ 5x प्लस 7y और माइनस 3 इक्वल टू 0। और आपसे ये कहा जाए कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। यदि ये कहा जाए तो आप कैसे निकाल पाएंगे? चलिए निकाल के देखते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको बस तुलना करना है। ये समीकरण फर्स्ट है ना, ये समीकरण फर्स्ट है। तो देखिए x का जो गुणांक होगा a1 होगा समीकरण 1 में। देखिए a1 इक्वल टू कितना 2। देखिए b1 के स्थान पे यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे b1 है तो यहाँ पे 3 है, इसको ध्यान देना है। यदि आप a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकालना जानते हैं तो इस चैप्टर के अधिकतम प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b1, ठीक है, और b1 के स्थान पे यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे c1 है और c1 के स्थान पे यहाँ पे 7 है, इसलिए c1 इक्वल टू आपका जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। आते हैं इसमें a2, ये दूसरा समीकरण है और ये भी आपका दूसरा समीकरण है। दूसरे व्यापक रूप से आप जब तुलना करेंगे तो a2 के स्थान पे 5 है, इसलिए a2 बराबर 5 आ जाएगा। b2 के स्थान पे यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, और c2 के स्थान पे देखा जाए तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूं और यहाँ पे -3 लिख दूं तो प्लस माइनस फिर आपको -3 ही रहेगा, इसलिए c2 इक्वल टू यहाँ पे रहेगा बच्चों -3, अर्थात लिखेंगे -3। ठीक है, तो फिर एक बार अभ्यास करते हैं, इसको मिटा दें और बिना देखे हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना समझते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे मैं एक समीकरण लिख दूं 7x माइनस 5y
और +8 इक्वल टू 0। इक्वेशन बच्चों ये फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं लिख दूं 5x + 3y - 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है, ठीक है। इसमें a1 b1 c1 लिखते हैं पहले। a1 इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें a1 b1 c1 इसमें होगा, अर्थात x का गुणांक a1 7, y का गुणांक b1, तो b1 इक्वल टू यहाँ पे -5 और c1 इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5x + 3y - 9 है इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसलिए यहाँ पे a2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5, b2 इक्वल टू हो जाएगा 3 और c2 इक्वल टू हो जाएगा -9। हो सकता है बच्चों कि यहाँ पे आपको दे दे इक्वल टू 9, इस तरह से दे दे, तो आप क्या करेंगे, पहले इसे आप ax + bx + c = 0 इस रूप का पहले बनाएंगे आप, ठीक है ना। इस रूप का पहले बनाएंगे तो देखिए ax + by, सॉरी यहाँ पे y रहेगा, ax + by + c, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि y, तो यहाँ पे y b के स्थान पे 3, लेकिन c के स्थान पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे यदि हम 0 बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 5x + 3y और +9 इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो -9 इक्वल टू 0। देखिए इस रूप का ये बन गया, बराबर 0 के है, ये भी बराबर 0 के बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे देखें C2 के स्थान पे लिखेंगे आप -9, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 9 है तो आप इक्वल टू, अगर यहाँ पे 9 है तो आप क्या करें कि C2 के स्थान पे लिख दें 9, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले इसका पक्षांतर करें और इस रूप में लिखें और तब वहां पे तुलना करके ये बताएं कि उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसमें क्या है। तो फिर बच्चों हम लोग ऐसा मान लीजिए कि दो आपके समीकरण युग्म हैं, दो चरों में a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 और एक दूसरा समीकरण है a2x + b2y और +c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों को यदि हल करके, चाहे कोई भी बीजगणितीय मेथड हो, चाहे वह आपका विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो ग्राफी विधि हो, ठीक है, चाहे जितनी भी सारी विधियां हो, ठीक है ना, यदि उनके द्वारा किन्हीं दो समीकरण युग्म को, एक समीकरण और दूसरा, युग्म का अर्थ होता है दो जोड़ा होता है, और दो चरों में आपको यदि एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है और आपसे ये पूछा जाए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का अगर तुलना करके, ठीक है, उनका अनुपात निकाल करके और आप बताएं, बिना हल किए बताएं, बस आपको देखना है कुछ स्थिति, कुछ कंडीशन देखना है और देख करके बता देना है कि उनके हल कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। दो समीकरण है तो उनका एक हल होगा, दो समीकरण है तो उनका एक से अधिक हल होगा, यदि दो रैखिक समीकरण है तो उनका क्या एक भी हल नहीं होगा। हम कुछ कंडीशन देखेंगे और उनको देख करके बता सकते हैं कि उनके हल कितने प्राप्त होंगे, ठीक है। उनके मान संगत होंगे या असंगत होंगे ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। संगत का अर्थ होता है उनके कुछ न कुछ हल प्राप्त होंगे और असंगत का अर्थ होगा कि उन दोनों समीकरणों के कुछ भी हल प्राप्त नहीं होंगे, असंगत होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि कब दो रेखाओं के, यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है तो कब उनका एक हल होता है, ठीक है, कब एक हल होता है। देखिए जब आप ग्राफ खींचेंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब ग्राफ आप खींचते हैं और ग्राफ, ठीक है, ग्राफ वैसे इसमें भी आपको बताया गया था कि जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करेगा उसके उतने ही हल प्राप्त होते हैं। ग्राफ जो है आप खींच रहे थे जब उसमें कार्तीय तल में, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे ग्राफ प्रतिच्छेदित कर रहा था उतने ही उसके हल प्राप्त हो रहे थे, ठीक है ना। वैसे ही ये दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करेंगी उतने ही उसका हल प्राप्त होगा। अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसका मतलब कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है ना, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, इसका मतलब कि इस तरह से उसका कितना हल होगा, एक हल होगा,
ठीक है ना, एक हल होगा यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है तब। ठीक है, यदि दो रेखाएं समांतर हो जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे हैं और ये भी ऐसे हैं, क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं? कभी कभी नहीं कर सकती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट कहीं मिल नहीं सकता है, इसलिए जिन दो समीकरणों के ये दोनों आलेख खींचे गए हैं एक ही कार्तीय तल में, उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी उपनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कि ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा इसके ऊपर से गुजर जा रही है। एक रेखा है और एक रेखा ठीक इसके ऊपर से गुजर रही है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कहते हैं संपाती होना। संपाती इसको कहते हैं कि दो रेखाएं संपाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर के गुजर रही हैं। और आपको पता है कि एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, अगर दूसरी रेखा उसी के ऊपर से जब गुजरेगी तो उसके असंख्य बिंदु कॉमन होंगे, और जब असंख्य बिंदु कॉमन होंगे तो हम ये कहेंगे उसके जो होंगे असंख्य हल प्राप्त हो जाएंगे। हर स्वर में तो उसके असंख्य हल होंगे। जब दो रेखाएं संपाती होंगी तो उसका असंख्य हल प्राप्त होगा। दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनका एक भी हल प्राप्त नहीं होगा, और दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, तो उनका केवल एक हल होगा। ठीक है, ये आप समझ लें कि दो रेखाएं यदि दो समीकरण युग्म का ग्राफ खींचा जाए एक ही कार्तीय तल में, और उनमें जितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे उसका उतना ही हल होगा। जब ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके कितने हल होते हैं। तो आपको दे देगा ऑप्शन में एक हल होगा, दो हल होगा, अनेक हल होगा, अर्थात एक से अधिक हल, अनेक हल दे देगा, और एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप जानते रहेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए उसका हल एक होगा। दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उसके असंख्य बिंदु एक दूसरे में उभयनिष्ठ होते हैं, इसलिए उसके असंख्य हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और दो रेखाएं जब समांतर हो जाती हैं इसका मतलब कि एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती हैं, इसका मतलब कि उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो उसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम वो कौन सा A1 B1 A2 B2 और C1 C2 का अनुपात देखेंगे, जिससे कि ये समझ पाएं कि किसका कितना हल, किसका हल संगत, किसका हल असंगत, कौन रेखा समांतर, कौन रेखा समांतर नहीं बल्कि प्रतिच्छेदित करती हैं, और कौन एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती है। ठीक है, मात्र 3 कंडीशन है, आप तीनों देख लें और उनके द्वारा आप बता सकते हैं कि कब रेखाएं कैसे होती हैं, कब उनका हल होता है, कब हल नहीं होता है, और हल होता भी है तो कितना होता है। देखिए, प्रतिच्छेदित करेंगे तो आप समझ सकते हैं, बस मैं लिख दूं कि प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। यहां पे मैं लिख दूं कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी यदि, कंडीशन मैं लिखूंगा, तो प्रतिच्छेदित करेंगी तो आप समझ लेंगे कि उसका हल प्राप्त होगा। कितना हल प्राप्त होगा? एक हल प्राप्त होगा। रेखाएं समांतर होंगी यदि, क्या कंडीशन आगे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर से होकर के गुजरेंगी यदि, क्या आपको कंडीशन, तीनों के लिए कंडीशन है। यदि बच्चों A1 by A2 does not equal to B1 by B2 अगर है, ठीक है, यदि A1 by A2 does not equal to B1 by B2 है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना हल होगा इसका, एक हल होगा, इसका एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदित कर रही है। और जिसका कुछ न कुछ हल यदि प्राप्त होता है
तो उसको हम कहते हैं बच्चों संगत। उसका जो हल होगा क्या होगा? संगत होगा। एक कंडीशन आपको याद रखना है। तो उसके बाद रेखाएं समांतर होंगी यदि, रेखाएं समांतर तब होती हैं जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर न हो c1/c2 के। इसको, इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि a1 में यदि a2 से भाग करें और b1 में b2 से भाग करें और c1 में c2 से भाग करें और a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर न हो c1/c2 के, तो हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अरे समझ में? और जब समांतर होंगी तो आप समझ सकते हैं कि एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी आपको बताया गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये बराबर नहीं होगा इसके, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। इसलिए हल नहीं होगा क्योंकि बताया गया कि दोनों रेखाएं जब समांतर होंगी तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसका हल नहीं होगा। ठीक है, और जिसका हल नहीं है उसी को कहते हैं बच्चों असंगत। उसको कहते हैं असंगत, असंगत उसको कहते हैं असंगत। ये सारे कंडीशन आपको याद रखना है। रेखाएं संपाती होंगी यदि, कब संपाती होती हैं? संपाती बच्चों होती हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होती हैं। इसका मतलब कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है, इसका मतलब कि एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं दोनों। तो जब एक आपका दो चरों में रैखिक समीकरण है तो उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि उसमें आपके असंख्य बिंदु होते हैं और जितने बिंदु कॉमन होंगे उतने ही किसी भी रैखिक समीकरण का हल होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो हल होगा बच्चों अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित का मतलब होता है जिसका लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा इसका। और उसके बाद रेखा, जब अनेक हल होगा, कुछ ना कुछ हल प्राप्त होगा तो उसे संगत कहेंगे, और कुछ भी हल, एक भी हल प्राप्त नहीं होगा उसे हम असंगत कहेंगे। अर्थात यहाँ पे हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसका जो हल होगा वो होगा संगत।